एक बड़ी ही अजीब बात है। इंसान जब तक ख्वाहिशात के आसपास में रहता है, पाने की आरज़ू इसे बेचैन रखती है। फिर जब इसे मिल जाए तो वो किसी हद तक बेनियाज़ी का शिकार हो जाता है, जैसे अब मेरी कैफियत थी। जिन हालात का शिकार हो गया था, इसके बाद अपनी तरफ तो तवज्जो का तसव्वुर ही लुट गया था। बस मौत का खौफ था जो दिल को बेतरतीबी से धड़काता रहता था। फिर मौत के बतन से ज़िंदगी ने जन्म लिया और आंखें चली गईं, दुनिया तारीक हो गई। इसके बाद तारीकियों से उजाला पैदा हुआ और मेरी शख्सियत पुर इसरार हो गई। और अभी का आसूदगी थी, जैसे सब कुछ मुट्ठी में आ गया हो। और ये बंद मुट्ठी खोलने की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी, या ज़रूरत भी थी तो कोई जल्दबाजी नहीं थी। दौलत के बारे में सोचा था मैंने, और फिर अपने बारे में। एकदम एहसास हुआ कि भला अब दौलत का हसूल कौन सा मुश्किल काम है। इस कदर ज़बरदस्त क़ुव्वत हासिल है, ऐनक लगाओ और तसव्वुर को कायनात के सफ़र पर रवाना कर दो। जहाँ चाहो झांक लो, जहाँ चाहो पहुँच जाओ। थोड़ा सा खुदगर्ज भी हुआ था। शर्मीन, जिसने मेरे लिए अपने बाप से बगावत कर ली थी और इसका कीमती असासा मुझे दे दिया था, मगर मैं इसका हकदार भी था। इस मरदूद ने मुझसे मेरी आंखें छीन ली थीं, मेरी दुनिया तारीक कर दी थी। इसके बाद इसकी ग़ुलामी के अलावा मेरी ज़िंदगी में और क्या रह जाता। बहरहाल इस शानदार होटल के इस कमरे में ज़िंदगी के बहुत से रमूज़ से आगाही हो रही थी और मैं बहुत कुछ सोच रहा था। सबसे पहले मैंने अपने तसव्वुर का तज्ज़िया किया। ऐनक लगाकर मैं हर शय के बारे में सोच सकता था। मेरी सोच की रेंज क्या है? सोच के अमल में मेरी जिस्मानी मुदाखलत की क्या हैसियत है? क्या अपनी सोच के दौरान मैं कोई जिस्मानी अमल भी कर सकता हूँ? और फिर मुझे अजीबोगरीब इंकशाफात का सामना करना पड़ा। पुराने वजूद को तसव्वुर के हद में तहलील कर सकता था, ख़ुद को तसव्वुर के वजूद में बदल कर कोई भी बदन अपना सकता था। ये नया तजुर्बा था, इसके लिए तजुर्बा करना ज़रूरी था। मुझे इसका तजुर्बा करना चाहिए। ये एक दिलचस्प तजुर्बा होता, चुनाचा मैंने ऐनक लगा ली और फिर मैं तसव्वुर की सड़क पर निकल आया। ज़िंदगी मेरे सामने रवां दवां थी, सब कुछ वही था जो आंखों के सामने था। कहीं कोई तब्दीली नहीं थी। मुझे अपना वज़नी ख़याली बदन महसूस हो रहा था, जिसे मैं कोई भी शक्ल दे सकता था। ये 100% मेरी दरियाफ़त थी। मैं सोच की सड़कों पर सफ़र करता रहा। वो हादसा मेरे सामने हुआ था। एक कार थी जो एक नौजवान को टक्कर मारती हुई चली गई थी। नौजवान उछलकर नीचे गिरा था। इसके मुंह से हाय की आवाज़ निकली थी और बस इसके बाद सारी कहानी ख़त्म हो गई। दौड़ता हुआ इसके पास पहुंचा और लोग भी आसपास से आ गए थे और चीख रहे थे। कार का नंबर नोट किया? नहीं, निकल गया कमबख्त। इसे तो देखो, बज़ाहिर तो कोई चोट नज़र नहीं आ रही, गालिबन सदमे से बेहोश हो गया है। अस्पताल ले चलो। वो सामने अस्पताल ही तो है। अस्पताल का बोर्ड मैंने सामने ही देखा था। नीम सरकारी अस्पताल था। बहरहाल इंसानी हमदर्दी से सरशार लोग इस नौजवान को अस्पताल की जानिब ले चले। मैं भी इनके साथ था। नौजवान अच्छी खासी शक्ल सूरत का मालिक था और बेहोश नज़र आ रहा था। लेकिन इसके बाद कुछ और ही वाक़या हुआ। कुछ डॉक्टरों ने इसे देखा और तशवीश का शिकार हो गए। फिर इनमें से एक ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, यह मर चुका है। मेरे दिल को शदीद झटका लगा। जो कुछ मेरे सामने हुआ था, और न जाने क्यों इस नौजवान से कोई रिश्ता न होने के बावजूद मेरे दिल में इसके लिए एक अजीब सी हमदर्दी पैदा हो गई। डॉक्टर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। नौजवान के लिबास की तलाशी ली गई तो एक तारफ़ी ख़त मिला, जिसमें किसी ने इसकी नौकरी के लिए अपने किसी दोस्त को रुका दिया था। इसने खुशकिस्मती से अपना फ़ोन नंबर भी लिख दिया। डॉक्टरों ने इसी नंबर पर कोशिश की, क्योंकि इसके अलावा नौजवान के पास से कोई और निशानी नहीं मिली थी। यह नंबर किसी हाजी इब्राहिम बेग का था। जिस डॉक्टर ने हाजी इब्राहिम बेग से राब्ता कायम किया, इसने कहा, हाजी इब्राहिम बेग साहब से बात करनी है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। इब्राहिम साहब, मैं अस्पताल से डॉक्टर एहसान बोल रहा हूँ। आपने इस महीने की 2 तारीख को किसी नौजवान लड़के को अपने दोस्त फुरकान हैदर के लिए एक सिफारशी ख़त दिया था, जो मुलाजमत के लिए था। हाँ, मुझे याद आया, जमील था इस नौजवान का नाम। मैं बराह रास्त तो उसे नहीं जानता था। खुद मेरे एक दोस्त ने मुझसे इसके लिए कहा था और मैंने वो सिफारशी ख़त दिया था। लेकिन अफसोस, जिन लोगों के नाम वो ख़त दिया था मैंने, उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया। या आप सब क्यों पूछ रहे हैं? इस नौजवान के घर का पता मालूम है आपको? मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अस्पताल से बोल रहा हूँ। मैं बताता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। और फिर थोड़ी देर के बाद डॉक्टर एहसान ने पता नोट कर लिया। पता मैंने भी अपने जहन में रखा था। डॉक्टर एहसान ने कहा, अब टेलीफोन नंबर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे नौजवान जिस शक्ल का नज़र आ रहा है, इसके बाद ये सोचना कि इसके घर में टेलीफोन होगा अकल से दूर नज़र आता है। किसी वार्ड बॉय को भेजा जाए
जिस वार्ड बॉय को इस काम के लिए तैयार किया गया था, मैं इसके साथ साथ चल पड़ा। वो बस में बैठ कर जा रहा था। जिस मोहल्ले में वो पहुंचा वो एक सादा सी आबादी थी और छोटे छोटे मकानात चारों तरफ बिखरे हुए थे। मकान नंबर 96 पर जमील लिखा हुआ था और यही नौजवान का नाम था। वार्ड बॉय ने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा सादा सी नकूश की एक लड़की ने खोला। वार्ड बॉय को देखकर वो एक कदम पीछे हट गई तो वार्ड बॉय ने कहा, जमील साहब इसी घर में रहते हैं? हाँ, आपको अस्पताल चलना होगा, इन्हें चोट लगी है। मैं अस्पताल से आ रहा हूँ, वहीं का हूँ। लड़की बेख्तियार हो गई। इसने रंधी हुई आवाज़ में पूछा, ज़्यादा चोट लगी है भाई? बीबी है तो अस्पताल चल कर ही मालूम होगा। कौन है नजमा? अंदर से एक रसीदा खातून की आवाज़ सुनाई दी। अम्मी, अस्पताल से कोई आया है, कह रहा है कि भाई को चोट लग गई है। दूसरे लम्हे उम्र रसीदा खातून भी दरवाजे पर आ गई। फिर वार्ड बॉय से कई सवाल किए गए। पड़ोस के एक बुज़ुर्ग को बुलाया गया और नजमा इन बुज़ुर्ग के साथ अस्पताल चल पड़ी। मैं सोच में डूबा हुआ था। ज़रा इस घर के बारे में मालूमात हासिल करना ज़रूरी था। ये बात तो मैं जानता था कि नजमा बआसानी अस्पताल पहुंच जाएगी, लेकिन यहाँ उम्र रसीदा खातून थी। पड़ोस से जिस खातून को बुलाया गया, इनके घराने की 3 औरतें जमील को जानती थीं और फिर वही बातें शुरू हो गईं जिनकी तवक्का की जा सकती थी। लेकिन इससे मुझे जमील के बारे में मालूमात हासिल हो रही थी। गरीब ज़दा घराना था। जमील 2.5 साल से बेरोज़गार था। नौकरी नहीं मिल रही थी और माँ और बहन की कफ़ालत के लिए अब इसके पास कुछ भी नहीं था। गुर्बत व अफलास ज़िंदगी के साथी बने हुए थे। गम की एक कहानी थी जो इन लोगों से वाबस्ता थी। माँ दोनों हाथों से सीना पकड़े हुए सिर्फ एक ही दुआ कर रही थी, इलाही मेरे बच्चे को ज़िंदगी दे दे, इसे तंदुरुस्त कर दे। बहुत अरसे के बाद एक माँ को बिलखते हुए देखा। मैं तो खुद भी माँ बाप से बिछड़ा हुआ था। एक माँ की आहोजारी मेरी आंखों में आंसुओं की नमी ले आई और मेरी आंखों से नामहसूस आंसू टपक पड़े। मुझे एहसास हुआ कि रूह का भी एक जिस्म होता है, एक अलग जिस्म जो एहसास से आरी नहीं होता। इसमें गम होता है, ज़िंदगी होती है, हर तरह का एहसास होता है। मैं जानता था कि अभी थोड़ी देर के बाद इस बूढ़ी औरत पर गम के पहाड़ टूटने वाले हैं और ये हो गया। थोड़ी देर के बाद वही बुजुर्ग जो नजमा के साथ गए थे वापस आए और बहरहाल उन्होंने ये इत्तला दे दी कि हादसे में जमील ज़िंदा नहीं रह सका। माँ पर सकता तारी हो गया। औरतें बयान करने लगीं। बहरहाल ये सब कुछ ऐसा था कि मैं इसे छोड़कर वापस नहीं आ सका। मेरा दिल भी बुरी तरह दुख रहा था। इंसान किसी भी आलम में हो, बहरहाल इंसान दुखों से मुतासिर होता है। मोहल्ले के अफराद अस्पताल चले गए। नजमा को वहाँ से वापस लाया गया। लाश अभी तक नहीं मिली थी और ज़रूरी कार्रवाइयाँ हो रही थीं। इस वक्त दिन के तकरीबन 2:45 बजे थे जब लाश अस्पताल से लाई गई। पड़ोसी शदीद गम का शिकार थे। मैंने इस वक्त एक माँ को देखा जो हसरत, जो कैफियत मुझे इसके चेहरे पर नज़र आई, इसने मुझे दीवाना कर दिया। माजी की न जाने कौन कौन सी यादें एकदम जहन में ज़िंदा हो गईं और फिर दिमाग में तारीकियाँ फैल गईं। नजमा की चीखें आसमान को छू रही थीं और मैं सकते के आलम में इस लाश को देख रहा था। दफतन मेरे जहन में एक अजीब सी कुलबुलाहट का एहसास उभरा। यह एहसास एक ख्याल की शक्ल इख्तियार कर गया। एक काम मैं कर सकता था, ये एक काम मैं बखूबी कर सकता था। वाकई इस वक्त मैं एक काम आसानी से कर सकता था और मुझे वो काम करना चाहिए। जब मुझे कुदरत ने एक अनोखी और पुरस्कार कुव्वत से नवाजा है तो मुझे अपने फ़र्ज़ की अदायगी भी करनी चाहिए। ये तो एक दिलचस्प मशगला है। ये तो एक ऐसा अमल है जिसे करके बहुत सौ को सुकून बख्श सकता हूँ और ख़ुद सुकून हासिल कर सकता हूँ। बस एक लम्हे के अंदर मैंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे यही अमल करना चाहिए। लोग जमील की लाश के गिर्द जमा थे। एक तरफ एक कुर्सी पर उम्र रसीदा खातून बैठी हुई थी। नजमा दर्द भरे अंदाज में कह रही थी, भाई वादा खिलाफ़ी कर डाली ना। कहते थे नजमा में झूठ नहीं बोलता, आखिर बोला ना झूठ। देखो हमें बेआसरा छोड़ कर चले गए। ये अच्छा तो नहीं किया, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं सुन सका। मैंने अपना अमल शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता वजूद जमील के जिस्म के अंदर दाखिल होने लगा। कुछ ही लम्हों के अंदर मेरे हवाई वजूद को एक जिस्म मिल गया। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं एक बंद कमरे में आ गया हूँ। ये कमरा चारों तरफ से बंद था और अब इसके बाद मुझे वो करना था जिससे किसी को कोई गलत एहसास न हो सके। चुनांचे मैंने करवट बदली और बेशुमार ख़वातीन जो रो पीट रही थीं अचानक ही वहाँ से कूद पड़ी। एक अजीब सी भगदड़ मच गई। तरह तरह की बातें की जा रही थी। देखो वो हिल रहा है, अरे कसम ले लो, इसने मुँह से आवाज़ निकाली। तू मरी क्यों जा रही है, ज़रा बताओ मौलवी साहब को। जितने मुँह उतनी बातें, लेकिन सच्ची मोहब्बतों का अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ होता है। नजमा आगे बढ़ी और मुझसे लिपट गई। भाई तुम जिंदा हो, भैया अल्लाह ने हम पर करम कर दिया। भैया सुन ली हमारी,
माँ की दिलदोज़ चीख भी सुनाई दी और वो मुझ पर झपट पड़ी। मैं उठकर बैठ गया और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या समझ लिया था आप लोगों ने, और ये सब लोग यहाँ क्यों जमा हैं? बाप रे बाप, मुझे अपनी बेहोशी तो याद है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये कुछ पता नहीं था। बस इतना काफ़ी है, खुशियों का तूफान आ गया। हालांकि मेरा दिल रो रहा था। ये लोग हकीकत खो बैठे थे और अब एक झूठ इन्हें बहला रहा था। लेकिन बहरहाल ये एक झूठ ही सही, आर्जी तौर पर इन लोगों के गम का दावा बन सकता था। मुझे जो ये इनाम हासिल हुआ था, मैं इसका खराज अदा कर रहा था। तरह तरह के सवालात मुझसे किए जाने लगे। मैंने ये एतराफ़ किया कि मुझे एक कार से टक्कर लगी थी। ये भी कहा कि इस टक्कर के बाद मैं ज़हनी तौर पर मुअत्तल हो गया था और मैंने गशी के आलम में वक़्त गुजारा था। इस दौरान मेरे साथ क्या होता रहा मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। बहरहाल जो हुआ था इस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं हुआ था। जो हो रहा था वो इन लोगों के लिए ज़िंदगी का बाइस था और इस पर वो बेहद खुश थे। मैं बहुत देर तक इनसे बातें करता रहा। मैंने बताया कि मैं ठीक हूँ। बहरहाल एक गरीब का मामला था और गुर्बत ज़दा लोग ही हमारे आसपास थे। ना कोई ख़ास मशवरा दे सका, न किसी ने इस बात पर हैरत का इजहार किया। बस खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। माँ को अचानक ज़िंदगी मिल गई और मैं इनकी कैफियत को समझता था। वो बेशक एक अजनबी माँ की तरह थी, लेकिन आप शायद इस पर यकीन नहीं करेंगे कि हर माँ का लम्स एक ही जैसा होता है और हर माँ अपना एक मुकाम रखती है। अगर ये इस तरह से वक्त गुजरता रहा, पड़ोसी बहुत देर तक खुशियों के साथ रहे और इसके बाद चले गए। माँ और बहन मुझे लिपटाए हुए बैठी थी और अपने जज्बात का इजहार कर रही थी। बहुत अच्छा हुआ था और हम बहरहाल खुशियों का झूला झूल रहे थे। रात का खाना खाया गया, फिर माँ आराम करने लेट गई। नजमा देर तक मुझसे बातें करती रही थी। मेरे बारे में बहुत सी बातें इसने कही थी। बार बार मुझे चूमने लगती और मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा हो गया था। फिर मैंने नजमा को भी सोने के लिए कहा और वो आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई कि दिल नहीं चाहता कि मुझे छोड़ कर जाए। न जाने क्यों ये महसूस होता है कि अगर वो उठकर चली गई तो ये ख्वाब टूट जाएगा। जो भयानक बात इसने सुनी है वो अमल पजीर हो जाएगी। लेकिन मैंने इसे तसल्ली दी और कहा कि वो बेफिक्र रहे, मैं ठीक हूँ और यकीनी तौर पर इस हादसे के बाद हमारी दुनिया में एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा। बहरहाल इसके बाद मैं जमील के कमरे में आ गया, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, सोने के लिए लेट गया और यूं जब मुझे एहसास हो गया कि बाकी तमाम लोग सो चुके होंगे तो मैं कमरा बंद करके जमील के कमरे की तलाशी लेने लगा। बाज़ लोगों की आदतें बाज़ मामलात में अजीब महसूस होती हैं, लेकिन कभी कभी वो इस कदर कारआमद साबित होती हैं कि इंसान यकीन न कर पाए, और यही हुआ था। जमील के बारे में सारी तफसीलात मालूम करना तो शायद महीनों में मुमकिन न होता, लेकिन जमील की डायरी मिल गई। सुर्ख रंग की एक बोसीदा किताब में इसने अपनी ज़िंदगी की कहानी लिख डाली थी। वैसे तो इस कहानी में बड़ी तबालत थी, लेकिन कुछ काम की बातें मुझे मालूम हुई। मैंने इन काम की बातों को मालूम करना शुरू कर दिया। नंबर 1, जमील की ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं थी। बुनियादी वजह इसकी मसरूफियत और माली नासूदगी थी। बहन का रिश्ता एक जगह कर दिया गया था। शहरियार बकौल इसके बहुत अच्छा इंसान था और इसकी दिली आरज़ू थी कि इसकी बहन की ज़िंदगी का साथी बन जाए। एक और मुश्किल डायरी में दर्ज थी, वो ये थी कि शहरियार बहुत अच्छी हैसियत का मालिक था। इसकी बहन नजमा और वो कॉलेज में पढ़ चुके थे। बज़ाहिर तो सब ठीक था, लेकिन शहरियार के बाप एक लालची आदमी था और इसके और शहरियार के बाप के दरमियान काफ़ी चपकलश चल रही थी। शहरियार ने इसे कहा था कि नजमा के लिए बहुत कुछ है, एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस और नजमा को बहुत कुछ मिलेगा। इसके लिए इसने जमील से कहा था कि जमील मेरे भाई, जहाँ जहाँ से मुझे बन पड़ेगा मैं ये इंतज़ाम करने में तुम्हारी मदद करूँगा। तुम अपने आप को इस सिलसिले में तन्हा न समझना। नजमा को मैं वो सब कुछ मुहैया करूँगा जो कुछ मेरे वालिद साहब चाहते हैं। लेकिन जमील इस एहसास से शदीद दिल बर्दाश्ता था कि इसका बहनोई इस पर यह एहसान करेगा। वो खुद अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। इसके अलावा जमील के कुछ अहम दोस्त थे, जिसमें नासिर फराजी का नाम एक पुरस्कार हैसियत का हामिल था। नासिर फराजी के बारे में जमील ने अजीब व गरीब अंदाज में लिखा। पूरी डायरी पढ़ने के बाद कम अज़ कम मुझे ये अंदाज़ा बखूबी हो गया कि जमील जिन मसाइल में घिरा हुआ है इनमें इसकी भरपूर मदद कर सकता है। अब इसके बाद ये देखना था कि सूरत हाल आगे क्या होती है। बहरहाल न जाने क्यों मेरे अंदर खुशी का एहसास भी था। जमील को अगर बचा सकता तो शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती, लेकिन वो बेचारा इस दुनिया में नहीं था और मैं इसका किरदार अंजाम दे रहा था। मेरी आरज़ू थी कि मैं इसके वालिदैन को सुख दे सकूं। दूसरे दिन से ज़िंदगी फिर मामूल पर आ गई। मेरे पास बहुत कुछ था और फ़िलहाल इस बहुत कुछ ही से काम ले सकता था। भला मुझे किसी शय की क्या ज़रूरत थी, मैं आराम से सब कुछ कर सकता था। चुनांचे सुबह के नाश्ते के बाद मैंने माँ से कहा
वैसे तो जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह का हुक्म था, लेकिन कोई हादसा ज़िंदगी के बहुत से सुख दे देता है। मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ कि रास्ते में ये वाक़या पेश आ गया। वो खुशखबरी आपकी अमानत है। अम्मी, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो खुशखबरी क्या है। अम्मी, मेरी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिनका दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में कारोबार होता है। अम्मी, असल में वो लोग मुझे अपने साथ शामिल करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने मुझे बड़ी पेशकश की है। क्या इनका कहना है कि मैं 2-3 महीने यहाँ रुक सकता हूँ। वो मुझे इतना एडवांस दे सकते हैं कि मैं आसानी से आप लोगों के मसाइल हल कर सकूँ, लेकिन इसके बाद मुझे कई सालों के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा। अम्मी, इतना सुनहरी मौका ज़िंदगी में बहुत कम मिलता है। मैं पूरी तरह ये अंदाज़ा लगा चुका हूँ कि वो लोग इंतहाई नेक फितरत हैं, साफ़ सुथरा कारोबार करते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आप समझ लीजिए कि अगर मैंने इनकी पेशकश कबूल कर ली तो अम्मी, हम सब की ज़िंदगी बन जाएगी। बुज़ुर्ग औरत के चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। कुछ लम्हे सोचती रही, फिर उन्होंने कहा, बेटे, माँ बाप की आरज़ू आखिरी वक्त तक यही होती है कि बच्चों को अच्छी ज़िंदगी मिल जाए। बेशक इनके दिलों में कुछ और भी एहसासात होते हैं, लेकिन फिर भी ये होता है कि बच्चे बहालत मजबूरी दूर हो जाते हैं। कितने अरसे के लिए तो मुल्क से बाहर जाओगे? अरसा तवील भी हो सकता है। और यहाँ मेरा मतलब है, नजमा का क्या होगा? अम्मी, इतनी रकम एडवांस मिल रही है कि नजमा की शादी धूमधाम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम शहरियार से मिलकर चंद रोज़ के अंदर अंदर ये मामला तय कर सकते हैं। अम्मी के चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। उन्होंने रुंधी हुई आवाज़ में कहा, क्या तुम यकीन करोगे जमील कि परसों रात शहरियार की वालदा आई थी और एक अजीब सी बात कह रही थी। मैंने चौंक कर उम्र रसीदा खातून की तरफ देखा। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? परेशानियों के अलावा क्या हासिल होता है? फिर भी आपको बताना तो चाहिए था कि क्या कह गई थी वो, कि शहर की खुशियों के लिए उन्होंने एक तवील उम्र गुजारी है और एक माँ के बेटे की खुशियाँ देखना कितना बड़ा काम होता है, मैं इसे नहीं जानती। उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे कहा था कि मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ कर दूँ, कम से कम इनकी आरज़ू तो पूरी हो जाए। ठीक है, तो फिर ये करते हैं कि आज ही रात शहरियार के घर चलते हैं और इनसे बातें करेंगे।